तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यूरिन फॉर्मेशन होता क्या है। तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, ब्लड क्लेंजिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को क्लीन करते हो, आपके फेस वॉश करते हो, उसी तरीके से आपका यूरिन जो है वो ब्लड है वो वॉश होकर के उसमें से जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिन के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड क्लिनजिंग फंक्शन कहते हैं। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट आपका 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है। और यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो चलिए हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, जिसे अपन GF से डिनोट करते हैं। और अगर इसमें रेट लग जाए तो उसे GFR कहते हैं, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आप देखिए ब्लड अपना पास कहाँ से होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से पास होता है। और प्लाज्मा जो होता है फिल्टर होता है कहाँ पर, बाउमेन कैप्सूल में, क्योंकि एक छलनी समान संरचना है और प्लाज्मा ही आपका यहाँ पर फिल्टर होता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाती है। यानी प्लाज्मा को बाउमेन कैप्सूल में फिल्टर होने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, GF या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं, GF है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। तो देखिए फिल्ट्रेट फ्रॉम बाउमेन कैप्सूल पासेस थ्रू ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। और ये जो फिल्ट्रेट होता है ये बाउमेन कैप्सूल से कहाँ जाता है, आपका जाएगा ट्यूबुलर पोर्शन में, यानी नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन में। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने पहले इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से, जब मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन बताया था। और इसमें फिर से बात कर लेते हैं कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन और विसरल लेयर जो होती है बाउमेन कैप्सूल की, वो तीनों आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये जो सब्सटेंस हैं प्लाज्मा फिल्टर्ड होकर के, सारे जितने भी आपके जो सब्सटेंस हैं प्लाज्मा के द्वारा फिल्टर हो जाते हैं, जो आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के द्वारा बाउमेन कैप्सूल में प्लाज्मा फिल्टर होता है, उसमें सारा प्लाज्मा का कंटेंट फिल्टर हो जाता है। सिर्फ एक प्रोटीन जो होती है वो फिल्टर नहीं होती है। दूसरी बात इसके अंदर जानने वाली ये है कि फिल्टर्ड जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी जो प्रोसेस है वो तो कहलाएगी आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और जो सब्सटेंस फिल्टर हो रहा है, जो फ्लूइड फिल्टर हो रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे आते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है। तो देखिए इट इज़ ए टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनी। यानी दोनों किडनी के अंदर जो टोटल क्वांटिटी होती है फिल्ट्रेट की, जो फिल्टर हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो रेट यानी गिवन यूनिट ऑफ टाइम पर जो ये फिल्ट्रेट बन रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और जिसे हम डिनोट करते हैं GFR से। ये जो GFR है ये 125 मिलीलीटर पर मिनट होती है और 180 लीटर पर डे, क्योंकि आपको पता है द सेकेंड ऑर्गन विच हैविंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड आफ्टर लिवर, यानी दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड कैरी करने वाला जो ऑर्गन होता है वो किडनी होता है। और आपका जो फिल्ट्रेट सबसे ज़्यादा फिल्टर होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, किडनी में ही होगा। तो 180 लीटर प्रतिदिन आपका GFR होती है। और ये नॉर्मल आपकी अगर बात करें प्रति मिनट की तो 125 मिलीलीटर पर मिनट, इतनी आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है। अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन का मतलब होता है पोर्शन।
किसी भी चीज़ के पोर्शन को अपन फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं। तो देखिए द फ्रैक्शन और पोर्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा, जो रीनल फ्लो था उसमें उसका जो प्लाज्मा छना और विच बिकम्स फिल्ट्रेट, जो क्या बना, फिल्ट्रेट बना, उसको अपन क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं। यानी पोर्शन ऑफ प्लाज्मा विच बिकम फिल्ट्रेट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को कैसे अपन फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, तो देखिए GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो इनटू 100 अगर करते हैं तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन पोर्शन है, और फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट अपना कहाँ से बना था, प्लाज्मा से बना था, यानी प्लाज्मा का वह पोर्शन जो फिल्ट्रेट में काम आया वो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहलाया। अब देखिए इसको अफेक्ट कौन करता है, तो फैक्टर्स रेगुलेटिंग GFR, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा कि आपके कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी GFR को रेगुलेट करते हैं। तो रीनल ब्लड फ्लो जो है वो करेगा, देखो जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतनी अच्छी आपकी GFR होगी। तो रीनल ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, GFR के। एक है ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर फीडबैक। अब देखिए यहाँ पर मैक्यूला डेंसा में मैंने आपको बता दिया था कि ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर फीडबैक होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके बारे में, और यहीं पर आपको मैक्यूला डेंसा का असली मतलब समझ में आएगा कि उसका असली फंक्शन क्या है। तो देखिए ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर फीडबैक जो एक मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा आपकी GFR को रेगुलेट किया जाता है, थ्रू किसके द्वारा, मैक्यूला डेंसा के द्वारा और रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो मैक्यूला डेंसा इज ए टर्मिनल पोर्शन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट, ये भी हमने बात कर रखी है कि मैक्यूला डेंसा क्या है, थिक असेंडिंग सेगमेंट का पार्ट है। अब थिक असेंडिंग सेगमेंट का पार्ट है, और ये कैसा पार्ट है, जो क्या करता है, ये सेंसर की तरह काम करता है। जैसे अपने सेंसर लगे होते हैं, किसी भी चीज़ में कोई कमी ज़्यादा या कोई भी चीज़ अगर इधर उधर हो रही है आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो वो सेंसर सेंस कर लेते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से जा रही है, तो उसको किस प्रकार से आपको ठीक करना। उसी तरीके से मैक्यूला डेंसा भी एक सेंसर का काम करता है। जब भी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है वो पास होता है किसके द्वारा, टर्मिनल पोर्शन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट या मैक्यूला डेंसा से, ठीक है। अब देखिए मैक्यूला डेंसा डिटेक्ट करता है सोडियम की कंसंट्रेशन को, यानी सोडियम की जो कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू सोडियम कंसंट्रेशन इट ऑल्टर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को भी अल्टर कर देता है और GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी अल्टर कर देता है। देखिए जब GFR इंक्रीज हो जाए, यानी जब GFR इंक्रीज होती है तो सोडियम क्लोराइड जो है उसकी भी मात्रा बढ़ेगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी रीनल ट्यूब्यूल में, जिससे आपकी मैक्यूला डेंसा जो होता है सेंसर की तरह काम करेगा। और ये एडिनोसिन को इट रिलीजेस एडिनोसिन फ्रॉम ATP। देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो उसमें से एडिनोसिन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और एडिनोसिन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टीरियल। अब एफरेंट आर्टीरियल को कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, अब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, उसको सुकड़ने देगा, ठीक है। उसका जब कंस्ट्रिक्शन होगा तो वो सुकुड़ जाएगी, और जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे GFR भी कम हो जाएगी। यानी कि ये मेंटेन करेगा आपकी GFR को। जब ज़्यादा मात्रा में GFR बढ़ने लगेगी और सोडियम क्लोराइड भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन से मैक्यूला डेंसा जो है वो जो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो एक सेंसर की तरह काम कर रहा है, तो वो GFR को कम करने का काम करेगा। तो ये आपकी होती है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी की तरह अगर कंसंट्रेशन घट जाए, यानी कि बढ़ जाएगी तब तो करेगा ही करेगा, अब घट जाएगी तब क्या करेगा, तो जब GFR घट जाती है तो सोडियम कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड जो है वो भी कम हो जाएगा, तो मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट अब भी होगा, और ये क्या करेगा, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक की एक्टिविटी को कम कर देगा, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन और रेनिन सीक्रेट होते हैं। और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजिन सेकंड को एक्टिवेट कर देता है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है इफरेंट आर्टीरियल को, यानी ले जाने वाली आर्टीरियल को,
ठीक है। तो इफरेंट आर्टीरियोल जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो जीएफआर रेट भी बढ़ जाएगी, यानी कम हो जाए तो ज़्यादा करेगा और ज़्यादा हो जाए तो कम करेगा, यानी दोनों के अंदर इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए जीएफआर का दूसरी बात करें कि जो सरफेस एरिया है कैपिलरी, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा, उसके बाद दूसरा अपन ने क्या पढ़ा अभी के भाई ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक क्या है। तो वो पढ़ने के बाद अगर तीसरा अफेक्टिंग फैक्टर बात करें कि भाई आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को और भी क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर क्या करेगा, जीएफआर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना अच्छा प्रेशर होगा यानी जितना ब्लड फ्लो वॉल से टकराएगा उतना ही अच्छी उसकी जीएफआर भी होगी। यानी नॉर्मली अगर बात करें कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कितना होता है 60 mm ऑफ Hg होता है, और ये जब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर मेंटेन रहता है तो जीएफआर भी मेंटेन रहती है। अब बात करें कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो इसकी क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि इट एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सर्ट करेगी। अगर जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन है तो उसके अंदर देखिए और सब्सटेंसेस तो कम होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होगी। प्लाज्मा प्रोटीन तो छनती ही नहीं है, आपको पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनता है वो प्लाज्मा प्रोटीन से नहीं बनता है। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा है तो कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपकी जीएफआर कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो इंक्रीज करेगी डिहाइड्रेशन को, देन जीएफआर इज डिक्रीजेज, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, इसके भी क्या होगी, देखिए एफरेंट आर्टीरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो जीएफआर भी कम हो जाएगी क्योंकि ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। अब क्या बात करें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, बाउमेन कैप्सूल के अंदर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है जो पानी के द्वारा लगने वाला या फ्लूइड के द्वारा लगने वाला प्रेशर है, अब ये प्रेशर जितना ज़्यादा अधिक होगा जीएफआर उतनी ही कम होगी, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगी। इट्स मोस्टली इंक्रीजेज इन यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, एडीमा ऑफ किडनी, यानी कि जब आपकी किडनी में स्वेलिंग या एडीमा या पानी भर जाता है या आपकी यूरेथ्रा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किडनी में कोई डिजीज़ हो जाए तो उसकी वजह से आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिल्टर होने की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल के, इसका क्या होगा, देखिए एफरेंट आर्टीरियोल की होगी तो जीएफआर कम होगी ऑब्वियसली, लेकिन इफरेंट के अपन ने पढ़ा था अभी ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक में कि जीएफआर जैसे कम जाती है तो इफरेंट आर्टीरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और इफरेंट आर्टीरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा जीएफआर बढ़ जाती है क्योंकि वो जो ब्लड है उसको कुछ समय के लिए बाउमेन कैप्सूल में फिल्टर होने के लिए रोक लेगी, जिससे पूरी तरीके से ब्लड आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, और जब वो नहीं जाएगा तो उसको समय मिल जाएगा फिल्टर होने के लिए, तो जीएफआर बढ़ जाएगी। आप देखिए सरफेस एरिया, आप किसी चीज़ का सरफेस एरिया जितना अधिकतम होता है उतनी ही अच्छी उसकी जीएफआर होगी, या फिर जितनी भी उसके जो छनने की दर है वो भी अधिक होगी। तो जीएफआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, जितना अधिक सरफेस एरिया उतनी ही अच्छी आपकी जीएफआर होती है। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होता है, देखिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन माइल्ड और मॉडरेट तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन सीवियर अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल का, तो जीएफआर जरूर अफेक्ट होती है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं इस पर, ये मैं पहले इस पेज में पलटना भूल गई थी तो इस पेज पे आ गई थी, वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलिए यहाँ पर वापस आ जाते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन का क्या है। तो आपकी कैपिलरी मेम्ब्रेन का जितना थिक सब सरफेस एरिया होगा जीएफआर उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि ब्लड फ्लो भी उतना ही अधिक होगा, तो जीएफआर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन के। अब हमने जो अभी बात करी वो तो करी अपन ने बात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, अब हम बात करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि सेकंड प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन की। देखिए यूरिन फॉर्मेशन का एक डायग्राम है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, आप देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा समझ लीजिए तभी हम ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन पे चलेंगे।
तो ये क्या कहता है, देखिए ये तो आ रही हैं आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, ये टॉप कैपिलरीज है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, ये होती है आपकी इफरेंट आर्टीरियोल। जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर अधिक होता है और इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होता है, और आपकी यहाँ से आर्टीरियल ब्लड इसके अंदर आता है और यहाँ से आपका वीनस ब्लड, सॉरी, यहाँ से आपका इफरेंट के द्वारा आपका ब्लड यहाँ से गुजरते हुए यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो फिल्ट्रेशन है यहाँ जो बन रहा है ये वॉमन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है। अब ये जो संरचना है ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है, और यानी वोमेन कैप्सूल ये ट्यूब्यूलर संरचना आ गई। अब ट्यूब्यूलर संरचना यानी ट्यूब्यूलर पोर्शन के अंदर सीक्रेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। यानी एब्जॉर्प्शन तो होगा, यानी जैसे ही आपका जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से गुजरेगा वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ज़रूरत के अनुसार वापस से अगर कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है तो उसे कहते हैं री एब्जॉर्प्शन। जैसे कि वाटर, आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर की कमी आने पर वापस से अगर उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाए कलेक्टिंग डक्ट से या प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से या डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, री एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन क्या है, देखिए इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सब्सटेंसेस टेकन बैक टू द ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी फिल्ट्रेट से वापस से इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देना और यूटिलाइज कर लेना आपका ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। और इसको अपन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, क्योंकि सेलेक्टिवली कुछ पार्टिकल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जिनको ही सिर्फ आप एब्जॉर्ब करते हो, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल से अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस एक्सक्रिएट थ्रू यूरिन। तो ये जो नीडफुल सब्सटेंसेस हैं ये आपके वापस से बॉडी के अंदर ब्लड में डाल दिए जाएंगे, यानी ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और वापस डालने के बाद और जो भी बचा कुचा मटेरियल होगा विच इज़ अनयूजफुल फॉर यू दैट विल बी एक्सक्रिएटेड फ्रॉम योर बॉडी थ्रू द यूरिन। अब देखिए एक दो तरीके से होता है, एक तो होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव लग गया तो एटीपी चाहिए और पैसिव लग गया तो एटीपी नहीं चाहिए। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो विच नीड एटीपी कॉल्ड अपहिल ग्रेडियंट। अपहिल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपका कोई पानी की टंकी है, तीसरी मंजिल पे रखी हुई है, या फिर पहाड़ पर आपको पानी चढ़ाना है तो आपको पंप की, मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी उसको ऊपर पहुंचाने के लिए। लेकिन डाउनहिल का मतलब है यहाँ पर एटीपी या किसी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की या पंप की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर किसी हील से कोई चीज़ छोड़ दी तो वो नीचे ही आकर गिरेगी। तो ये क्या कहलाता है, डाउनहिल ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे वाटर, यूरिया, क्लोराइड जो होते हैं वो डाउनहिल ग्रेडियंट के द्वारा अपने आप ही आपके रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है एटीपी यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं इनको रीअब्जॉर्ब करने के लिए आपको एटीपी की ज़रूरत होती है। अब साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है उसमें सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, लगभग 88% आपका इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इसमें ब्रश बॉर्डर सेल्स पाई जाती हैं। ये अपन ने बात की थी नेफ्रॉन में, याद कीजिए कि जहाँ ब्रश बॉर्डर सेल्स होंगी वहाँ रीअब्जॉर्प्शन सबसे अधिकतम होगा। और सबसे अधिकतम रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का, ग्लूकोज का, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, कैल्शियम, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। इतने आपको याद हो जाए तो कर लीजिए। वैसे तो यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, वाटर, ग्लूकोज, ये तो आपको याद रह ही जाएंगे, because that are the main substances which is very useful for your body, so that's why it is reabsorbed from the renal tubules firstly. तो देन अपन आते हैं लूप ऑफ हैनले पर। तो सोडियम एंड क्लोराइड मेनली अब्जॉर्ब इन लूप ऑफ हैनले। डीसीटी क्या है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट से क्या होते हैं, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो ये आपका था आपका रीएब्जॉर्प्शन। अब देखिए ट्यूब्यूलर सीक्रेशन की बात करते हैं।
अपन ने दूसरा कर लिया, अपन ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कर लिया, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो सीक्रेशन के बारे में भी थोड़ी बात कर दे, क्या सीक्रेट होता है यहाँ से। तो देखिए, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रिएटेड थ्रू यूरिन। यानी यूरिन के द्वारा भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सक्रिएट किए जाते हैं, जो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपके ब्लड के द्वारा, जिसे हम ट्यूब्यूलर एक्सक्रिएशन भी कहते हैं। यानी सीक्रेशन के साथ इसको ट्यूब्यूलर एक्सक्रिएशन भी कहा जाता है। और ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ये PCT, DCT और कलेक्टिंग CT यानी कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं। अमोनिया हो गया जो PCT के द्वारा आपका एक्सक्रिएट होता है। मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन अगर आ रहे हैं तो ये PCT में सीक्रेट किए जाते हैं। यूरिया जो होता है वो लूप ऑफ हेनले के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो सच सब्सटेंसेस जो होते हैं ये सीक्रेट कहाँ कहाँ से किए जाते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और ये तो देखिए आपको आयंस हैं तो याद करने पड़ेंगे। और यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 3 से मिलके बनता है। इतना तो आपको ये जो फॉर्मूला है, ये 3 चीज़ें सबसे पहले जब आंसर लिखने वाले हो आप यूरिन फॉर्मेशन का, तो ये 3 बातें तो आपको लिखनी पड़ेंगी कि भाई ये 3 से मिलकर के आपका यूरिन फॉर्म होता है। किससे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से और ट्यूब्यूलर सीक्रेशन से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि 2 भागों में बनाने से अच्छा है कि एक ही में आपको पूरा टॉपिक समझा दिया जाए। और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।